सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 5वां भाग करेंगे और जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, करोजन और रेसिडिटी के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या है? A chemical reaction in which two soluble salt solution react with one another to form one soluble and one insoluble compound by exchanging their ions is called double displacement reaction. अब इस अभिक्रिया में एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दो सॉल्ट्स जो लेने हैं वो सॉल्युबल होने चाहिए और जब उनकी रिएक्शन होगी आपस में, जब उनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक सॉल्युबल मिलेगा और एक इनसॉल्युबल मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि जितने भी हमारे पास सोडियम के, पोटाशियम के, अमोनियम के, मैं फिर बोल रहा हूं, सोडियम के, पोटाशियम के, अमोनियम के, इनके सॉल्ट्स चाहे वो कोई भी हो, इनका कार्बोनेट हो, इनका सल्फेट हो, इनका नाइट्रेट हो, वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं। उसी तरह नाइट्रेट्स, सभी के नाइट्रेट्स, सभी के बाइकार्बोनेट्स ये पानी में सॉल्युबल्स होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें, अगर हमने बात किया सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम का कंपाउंड है तो ये सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट तो ये पानी में इनसॉल्युबल होगा। तो ये कुछ हमारे पास टेबल है कि किस ढंग से हम इसका पता लगा पाएंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, आपस में मिक्स करके इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज किए। जो डी वाला आयन सी वाले मेटल के साथ था वो बी के साथ मिक्स हो गया है और जो बी वाला हमारे पास आयन था वो एक्सचेंज होके सी वाले मेटल के पास मिक्स हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ मेटल हम पहले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं यूजुअली हमेशा ख्याल रखना, मैक्सिमम अधिकतर तौर पे जो पहला तत्व रहेगा वो मेटल रहेगा और दूसरा हमारे पास नॉन मेटल रहेगा। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कई जगह हमारे पास एक्सेप्शनल भी हैं जहां नेगेटिव पहले आ जाता है, लाइक सोडियम एसिटेट, तो वहां हमारे पास नेगेटिव आयन पहले आएगा और पॉजिटिव आयन बाद में आएगा। लेकिन मैक्सिमम में पॉजिटिव आयन पहले आता है, नेगेटिव आयन हमारा बाद में आता है। अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड की हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने बेरियम क्लोराइड की जो इक्वेशन ली और सोडियम सल्फेट, अब यहां देखिए आप ये दोनों एक्वस है, इसका मतलब पानी में सॉल्युबल है। एस मतलब ये आपके पास सॉलिड बन गया, मतलब प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ के तो इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब इसने डीकम्पोज करना है तो इसके बेरियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, सोडियम का सोडियम आयन बन गया और सोडियम दूसरा सल्फेट आयन बन गया। अब ये वाला जो फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो आयन था इसके साथ सेकंड वाले का नेगेटिव जो अनायन है वो मिक्स करेगा और दूसरे वाले का जो केटायन है वो फर्स्ट वाले के अनायन के साथ मिलेगा। इस कारण हमारे पास बेरियम ने इसके मिलके बना दिया बेरियम सल्फेट, ये हमारा इनसॉल्युबल हो गया और ये नीचे बैठ जाएगा। इसी ढंग से अब यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट ये दोनों पानी में सॉल्युबल है। एक प्रोडक्ट जो बना वो सॉल्युबल बन गया और दूसरा हमारे पास इनसॉल्युबल बन गया। यहाँ बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, क्यूप्रिक क्लोराइड ये सॉल्युबल है। अब यहाँ नाइट्रेट आ गया हमारे पास, ये सॉल्युबल है, ये हमारे पास सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल आ गया, ये हमारे पास सॉल्युबल आ गया। इसी ढंग से हमारे पास अगर हम और रिएक्शन करें एल्यूमिनियम सल्फेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनेगा। लेड नाइट्रेट के साथ सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे तो लेड आयोडाइड एंड सोडियम नाइट्रेट बनेंगे।
अब आप बात कर रहे होंगे ये प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे ये टेस्ट किए थे हमने खुद। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। और इन तीनों की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो कॉपर सल्फेट के ये हमारे पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन गए। फेरिक क्लोराइड की जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, तो अब आप ये देख लीजिए यहाँ पे आपको डार्क कलर दिख रहा होगा, या डार्क कलर दिख रहा होगा, या डार्क क्लाउड्स जैसे नजर आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, ये वाले ग्रीनिश वाले। ये हमारे पास आयरन के हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं। तो मतलब ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब देख लीजिए अलग आपके पास तैयार रहेंगे। देन अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करना है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एसिड मतलब एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन एसिड का होगा, OH नेगेटिव आयन बेस का होगा, और ये हमारे पास वाटर बना देंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल है। एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो वाटर एंड NaCl। और हमेशा याद रखना, जब भी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, और उसमें जो सॉल्ट बनता है, जो लवण बनता है, उस लवण का जो कीटाइन होगा, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, वो हमेशा बेस से आता है, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है वो हमेशा एसिड से आएगा। अब इसी तरह से इसमें सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आएगा हमारा बेस से, नाइट्रेट नेगेटिव आयन ये हमारा पास आएगा एसिड से। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, तो मुझे पता है कैल्शियम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां से मिलेगा हमारे को, बेस से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला हम बेस ले लेंगे। और नाइट्रेट में NO3 कहां से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से। तो इस तरह हम रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, दैट इज टू शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। नाइट्रिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट विद वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया। देन सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया। देन एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सभी में एक कंपोनेंट हमारा वाटर बनेगा, और दूसरे वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्ट बनेंगे। देन अगली हमारी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया तो वैसे तो बहुत तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 10th लेवल पे हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल पे है। तो ऑक्सीजन के लेवल पे ऑक्सीडेशन क्या होगी कि जिन्होंने अपनी ऑक्सीजन गेन करनी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, सल्फर ने ऑक्सीजन लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब सल्फर और कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, उपचयन हुई है। अब इसी तरह से रिडक्शन में से उल्टा होगा, इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन को लूज करना है। अब ये हमारे पास आ गया कि लेड ऑक्साइड के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करना है, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन कर देनी है, अपचयन कर देना है, और इससे ऑक्सीजन निकल गया, हमारा मेटल बन गया। उसी तरह से ये हमारे पास जो क्यूप्रिक ऑक्साइड में से कार्बन डाला, तो हमारे पास कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो इसका क्या बन गया, रिडक्शन। लेकिन अगर हम दूसरे वाले पार्ट में बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके पास है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, CO2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होते हैं, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस द अदर। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे का उपचयन करे और खुद अपचित हो, उसे उपचयन कारक बोलते हैं। और इसे विपरीत substance which reduces the other and itself get oxidized, जो दूसरे की रिडक्शन करवाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब जब ये दोनों रिएक्शंस इकट्ठी होती हैं तब हम क्या बोलते हैं, redox reaction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously। अब आप यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड का लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन डाला,
तो यहां से जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गया, ये होगी हमारी रिडक्शन। इसने ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया वाटर, इसकी बन गई ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो ये बन जाएगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। इस ढंग से हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो इसका मतलब हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी एक रिएक्शन होगी तो अगर एक कंपोनेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे वाला हमारा रिड्यूस होगा। अगला हमारे पास आ गया कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी मेटल का सरफेस जो होगा एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा एयर के साथ या वाटर के साथ, तो उसका अपर लेयर जो वो डैमेज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि आयरन ने मॉइस्चर लिया और ऑक्सीजन ली, कहां से ली, एयर से ली। ये एक्स लगा, एक्स का मतलब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल, इनकी संख्या नहीं हमने दी, तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। अब आप देखिए, ये आपके पास हमें पता है कि बिल्कुल फ्रेश नेल्स है। अगर आप इसको, इन नेल्स को थोड़े समय के लिए, मतलब महीने 2 महीने के लिए हवा में खुला छोड़ दोगे तो हवा में छोड़ने के बाद क्या करेगा, हमारी नेल्स ऐसी बन गई। तो ये क्या हुआ, इनकी रस्टिंग हो गई है। और उसी तरह आपने देखा होगा अगर हम एप्पल को काट दें तो काटने के बाद उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। तो ये ब्राउनिश क्यों हुआ, क्योंकि आयरन इसके अंदर, एप्पल के अंदर कहीं ना कहीं आयरन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इसमें कहीं आयरन का ऑक्साइड बना है। देन कॉपर के हमारे पास है। कॉपर में आपने देखा होगा कि इसके बर्तन पे हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। ये आपकी कॉपर का निया है, जब इसकी कोटिंग होगी तो शायद एक ग्रीनिश कलर है। तो ये ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इसका कंपाउंड है कॉपर की कोरोजन का। देन अगर हम सिल्वर की बात करें, आपने देखा होगा चांदी के जो गहने हैं वो काले हो जाते हैं, किसके कारण, एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके कारण। अब एग्जाम्पल, ये बिल्कुल फ्रेश चांदी का चम्मच है और थोड़े समय के बाद इसका कलर हमारा ब्लैकिश हो गया। ब्लैक किसकी वजह से हुआ, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। देन अब ये चिप्स का पैकेट क्यों आया यहाँ पर, चलो देखते हैं। अब ये है रिंसिडिटी। आपने कई बार देखा होगा कि यदि इस चिप्स के अंदर हवा नहीं है तो इस चिप्स का स्वाद बिगड़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रिंसिडिटी। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है और लंबे समय के बाद अगर उसमें इसका टेस्ट बदल जाए या गंध आ जाए, स्मेल आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये हमारे पास कैसे रोक सकते हैं कि हमारे पास जो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। हम कंपोनेंट में अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं मगर पैकेट इतना फूला हुआ है, तो पैकेट किस कारण फूला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है, ना कि हवा है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी है ताकि इसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठंडा करके रखो, कुछ एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक डाल दें तो हम विकृत गंधता उसकी नहीं होगी। तो ये हमने इस अभी जो किया वो हमने रिएक्शंस की, कोरोजन की, रेंसिडिटी की, हम इसको किस ढंग से रोक सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।